हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीएस ज्ञान। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। मैंने इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो दे दिया है। आज मैं इस चैप्टर के ऊपर मेरा ये तीसरा वीडियो है। आप लोग प्लीज़ जाके वो पहले का वीडियो देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट, एनिमल एंड डिकम्पोजर। अभी हम लोग आज पढ़ेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि प्लांट, एनिमल और डिकम्पोजर कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। वी नो दैट फॉरेस्ट हैव बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। हम लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट में बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट मौजूद है। These components interact with each other. Let us see how they interact with each other, are dependent on each other and maintain the balance of in forest. अभी हम लोग पढ़ेंगे कैसे ये कंपोनेंट कैसे एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कैसे वो लोग डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर और किस तरह से वो लोग फॉरेस्ट को बैलेंस करते हैं। Plant take in carbon dioxide from the air and water from the soil. प्लांट क्या करते हैं, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से और सॉइल से वो लोग वाटर लेते हैं। दे रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो लोग जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो लोग का चलता रहता है तब वो लोग ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। प्लांट एंड एनिमल टेक इन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड व्हिच इज अगेन यूज्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। और जब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्लांट्स और एनिमल दोनों ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मौजूद होता है, फिर से वो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम वो लोग क्या करते हैं, फिर से वही कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग वापस ले लेते हैं। एनिमल, बर्ड्स, बीज, विंड and water transport the seed of fruit from one place to another. Animals, birds, bees मतलब birds मतलब चिड़िया, फिर बीज मधुमक्खी, फिर हवा से या फिर वाटर पानी से। मतलब जब फ्लड होता है तब क्या करते हैं, जंगल में जो बीज गिरते हैं वो यह हवा या फिर पानी या फिर एनिमल्स के मदद से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। दिस हेल्प द फॉरेस्ट रिन्यू इटसेल्फ एंड ग्रो इन डिफरेंट प्लेस। और फिर क्या करते हैं, वो बीज जब दूसरे जगह पे जाते हैं तो उससे क्या होता है, उस बीज से नया प्लांट निकलते हैं या फिर नया प्लांट उगते हैं। इस तरह से ये एनिमल्स, प्लांट, बीज ये सब क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स को दूसरे जगह पे उगाने में। Decomposer are tiny living organisms such as bacteria and fungi that act as on the bodies of dead plants, animals and animal waste. They break down the remains into a simple substance known as humus. The humus contain many nutrients that are taken up by plants for growth and nutrition. Decomposer ये एकदम छोटा ऑर्गेनिज्म है और ये जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी ये क्या करते हैं, ये जब कुछ मरा हुआ प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो या फिर कुछ वेस्टेज हो, उसमें क्या करता है, वहाँ पर बैक्टीरिया फंगी हो जाता है, उसे क्या करते हैं, गला देता है, सड़ जाता है। ये किसके मदद से सड़ जाता है या फिर वो ख़राब कैसे हो जाता है, ये बैक्टीरिया और फंगी के मदद से वो ख़राब हो जाता है।
और ह्यूमस contain many nutrient that are taken up by plants फॉर ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। और ये जब सड़ जाता है तो वो लैंड ह्यूमस हो जाता है, और ह्यूमस क्या होता है, वो प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है, मतलब फर्टिलाइज होता है। वो मतलब फर्टिलाइज़र के जैसे काम करता है सॉइल में, वो फर्टिलाइज़र के जैसे काम करता है, फिर वो जब प्लांट को उगने में या फिर ग्रोथ होने में वो मदद करता है। फूड चेन, अभी हम लोग पढ़ेंगे फूड चेन क्या है। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन वन वे or the other for their survival. We know that green plants make their own food in the presence of sunlight. They are called producer. Animals cannot make their own food. They depend on producer or other animal for food. These animals are known as consumer. अभी plants and animals एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी न किसी तरह से वो लोग अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हम लोग जानते हैं कि ग्रीन प्लांट क्या अपना खाना खुद बना सकते हैं। जब सूरज की रोशनी मौजूद हो तब वो लोग अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो उसे हम लोग प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। पर एनिमल्स क्या, वो लोग अपना खाना नहीं बना सकता है, तो वो लोग डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर या फिर किसी और जानवर के ऊपर वो लोग डिपेंडेंट है। और इसीलिए एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। देयर आर 3 बेसिक लेवल ऑफ कंज्यूमर। यहाँ पर 3 लेवल होता है कंज्यूमर का, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्टियरी कंज्यूमर। अभी पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर दैट डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर दैट इज ग्रीन प्लांट फॉर देयर फूड आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर और हार्बिवोर। फॉर एग्जाम्पल रेबिट, ग्रासहोपर, कैटरपिलर एंड काउ। अभी प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, जो कंज्यूमर प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, या फिर जो जानवर घास खाते हैं वो लोग प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, मतलब हार्बिवोर एनिमल्स, जैसे कि काउ, कैटरपिलर, रेबिट, ये लोग कंज्यूम करते हैं क्या, ग्रास को, या फिर प्लांट वो लोग कंज्यूम करते हैं, तो वो लोग हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। अभी सेकेंडरी कंज्यूमर। Secondary consumer that eat primary consumer are called secondary consumer or carnivore. For example, frog, bear, wolf and fish. Primary consumer अभी secondary consumer कौन है, जो कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं या फिर प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, वो लोग हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब कार्निवोर एनिमल, मांसाहारी, जैसे फ्रॉग, बियर, उल्फ, फिर फिश, ये सब जो जानवर घास खाने वाले जानवरों को खाते हैं उसे सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। फिर आ गया टर्टियरी कंज्यूमर। Consumer that eat secondary consumer are called tertiary consumer. जो कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं उसे क्या कहते हैं, टर्टियरी कंज्यूमर। दे फीड ऑन ईदर हार्बिवोर और अदर कार्निवोर। फिर हार्बिवोर को भी खाते हैं या कार्निवोर को भी खाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, टर्टियरी कंज्यूमर कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि शार्क, लायन, फिश, ह्यूमन, इसे क्या कहेंगे, टर्टियरी कंज्यूमर। व्हेन द प्रोड्यूसर
and consumer die, decomposer such as bacteria and fungi break down their remain and return the nutrient to the soil. फिर जब ये प्राइमरी जब प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर मर जाते हैं तब डिकम्पोज़र का काम क्या होता है, तब डिकम्पोज़र वहाँ पर आते हैं वो लोग के ऊपर, और फिर जितना भी वो लोग का रिमेनिंग पार्ट होता है वो लोग ये डिकम्पोज़र खा जाता है। मतलब ये डिकम्पोज़र उस चीज़ को ख़त्म करते हैं, खा लेते हैं, मतलब सड़ जाते हैं। तब ये डिकम्पोज़र का काम क्या है, वो न्यूट्रिशन को फिर सॉइल को वो न्यूट्रिशन दे देता है। दिस न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट फॉर न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। फिर ये न्यूट्रिशन को प्लांट्स क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और वो अपने ग्रोथ के लिए इसे यूज़ करते हैं। फूड चेन क्या है? A food chain is a linear sequence of organism where one organism eat another for food. It shows us who eat whom. अभी फूड चेन एक लीनियर सीक्वेंस है, एक के बाद एक सीक्वेंस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं फूड के लिए, अपने खाने के लिए। और इससे हम लोग जानते हैं, ये इस फूड चेन से हम लोग जानेंगे कि कौन सा जानवर किसे खाते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन इज फूड फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। फूड चेन में जो एक एनिमल है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट, उसका जो फूड चेन में जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है उसका वो खाना बनेगा। और देख सकते हैं ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को स्नेक ने, स्नेक को ईगल ने। ये एक फूड चेन है। सो अ फूड चेन रिप्रेजेंट a feeding relationship among different living organism in a particular habitat। और ये फूड चेन रिप्रेजेंट करता है फीडिंग रिलेशनशिप को, या फिर जीने के लिए वो लोग क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एक जानवर अगर वो बचने के लिए या फिर उससे जिंदा रहने के लिए वो एक चीज़ खाता है, तो उसको भी, उस जानवर को भी खाने के लिए या फिर उसे भी अपने भूख मिटाने के लिए दूसरे एक जानवर को खाना पड़ता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल इन फॉरेस्ट ग्रास प्रोड्यूसर, ग्रास क्या है, वो एक प्रोड्यूसर है, इज ईटन बाय ए रैबिट। ये प्राइमरी कंज्यूमर है। घास को कौन खाता है, रैबिट खाता है। फिर which is टर्न ईटन बाय स्नेक। फिर रैबिट को कौन खाता है, स्नेक, वो एक सेकेंडरी कंज्यूमर है। फिर स्नेक इज ईटन बाय एन ईगल, टर्टियरी कंज्यूमर। और स्नेक को कौन खाता है, ईगल खाता है, वो टर्टियरी कंज्यूमर है। फॉर दिस फॉर्म ए सिंपल फूड चेन। और इससे ही ये एक सिंपल फूड चेन क्रिएट करता है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन। अभी फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होता है? प्लांट यूज एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूस फूड। और प्लांट क्या करता है, वो लोग एनर्जी लेता है सन से अपना फूड प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोड्यूसर आर ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ ए फूड चेन। और प्रोड्यूसर हमेशा फूड चेन का एकदम पहले वो लाइन में वो होता है प्रोड्यूसर। ए फूड चेन रिप्रेजेंट not only the flow of nutrition from one organism to another but also the flow of energy from one organism to another। food chain सिर्फ हम लोग को ये नहीं दिखाता कि न्यूट्रिशन वो एक जानवर से कैसे पहुंचाता है, वो ये भी दर्शाता है कि एक एनर्जी कैसे एक जानवर से दूसरे जानवर को जा रहा है।
और फिर या फिर न्यूट्रिशन कैसे एक जानवर से दूसरे जानवर में जा रहा है. Depict the flow of energy from one living organism to another. और अभी ये दिखाता है कैसे एनर्जी एक जानवर से दूसरे जानवर को जा रहा है. Some of this energy is lost as it flow from one organism to another because the organism use the energy to perform various important function. कुछ एनर्जी यहाँ पर ख़त्म भी हो जाता है क्योंकि अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करने में वो जानवर भी कुछ एनर्जी यूज़ कर लेता है और तो उसमें ही उसका कुछ एनर्जी खर्च होता है या फिर फ्लो ऑफ एनर्जी मतलब कम होते. इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म विदिन डिफरेंट फूड चेन हेल्प मेंटेन बैलेंस इन एनवायरनमेंट. और ये जो एक जानवर दूसरे जानवर के ऊपर डिपेंडेंट है इस फूड चेन में, तो ये हेल्प करता है फॉर हम लोग का एनवायरनमेंट को बैलेंस करने में. वन ऑर्गेनिज्म कैन बी ए पार्ट ऑफ मेनी फूड चेन. एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे फूड चेन का भी पार्ट हो सकता है. फूड वेब. Several food chain interconnected to form a food web. Several food chain, बहुत सारा food chain interconnected हो जाता है एक food web को बनाने में. Like a food chain, a food web also varies according to habitat. वो food chain जैसे change होता है अलग अलग habitat में, ठीक उसी तरह food web भी varies करता है या फिर change होता है according to the habitat. Food web shows how different animals are interconnected in different ways. अभी food web दिखाता है कि कैसे अलग अलग एनिमल इंटरकनेक्टेड है. In a habitat such as forest that is a home of many organisms, one animal become a part of more than one food chain. क्योंकि एनिमल्स का हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट है, तो एक एनिमल बहुत सारे फूड चेन का या फिर एक जानवर बहुत सारा फूड चेन का पार्ट हो सकता है. मल्टीपल फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ए कम्प्लेक्स फूड वेब. बहुत सारा फूड वेब इंटरकनेक्टेड होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है ताकि एक कम्प्लेक्स फूड वेब बना सके. If any one category of organism is threatened in some way in a food web, the food web get disturbed. अगर एक फूड चेन में या फिर कोई भी कैटेगरी में कोई भी जानवर अगर थ्रेटेंड है मतलब संकट में है, तब वो पूरा फूड चेन क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, बिगड़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑल द लायन डिसअपियर फ्रॉम द फॉरेस्ट द पॉपुलेशन ऑफ गोट वुड इंक्रीज. अगर कभी अगर जंगल में अगर शेर गायब हो जाए तो क्या होगा, तब बकरी का क्या पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा. तो इसमें क्या पूरा सिस्टम क्या बिगड़ जाएगा, इम्बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस नहीं होगा. इफ देयर आर टू मेनी गोट देन देयर वुड नॉट बी इनफ ग्रास फॉर ऑल ऑफ देम टू ईट. अगर बकरी का पैदावार ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, तब ग्रास की कमी होगा, तो सबको इतना अच्छी तरह वो लोग को खाना नहीं मिलेगा, भरपेट खाना नहीं मिलेगा अगर गोट का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा. सम गोट वुड स्टार्व एंड डाई. तब क्या होगा, कुछ बकरियां क्या हो जाएगा, खाने की कमी की वजह से वो लोग मर जाएगा. सो if all lion
appeared, the population of both goat and grass would be disturbed. तब क्या होगा? अगर लायन नहीं होगा, शेर नहीं होगा, तब क्या होगा? बकरी और ग्रास का ग्रोथ में, पॉपुलेशन में क्या होगा? डिस्टरबेंस आएगा। वो क्योंकि बकरी का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा और घास का मतलब ग्रोथ कम हो जाएगा, क्योंकि वो तब ये दोनों में क्या बैलेंस नहीं होगा। इवेंचुअली दिस लीड टू अ डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म वुड रिड्यूस। और तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये घास की कमी के वजह से बकरी भी मर जाएगा खाने की कमी से। तो इसलिए तो वो उस फूड चेन में क्या होगा? डिस्टरबेंस आएगा। तो ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरा और एक चैनल है जहाँ पर मैं व्लॉगिंग करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे लाइफ के बारे में जानना है तो, या फिर वहाँ पर भी मुझे अगर जानना है तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है तन्वीन्स ब्लॉग। थैंक यू।